नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द पीपुल वॉइस में। इसके पहले के एपिसोड इन पार्ट 4 में गोंड गोड़ गोड़ उसके बारे में उच्च न्यायालय के आदेशों की बात की गई। वो संक्षिप्त में बात हुई थी। विस्तृत रूप से 2 शासनादेशों का जिक्र हुआ था। मेरे पास एक कार्यालय तहसीलदार सदर बलिया का पत्र है जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी बलिया को लिखा गया है। संख्या है 277, टंकण तहसील बलिया, दिनांक अक्टूबर 20, 2023। यह आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ये आप ही लोग के सहयोग से डाउनलोड किया हूं मैं सोशल मीडिया से। इस पूरे में जो श्री भुवनेश्वर राम जी हैं, उनके द्वारा जाति प्रमाण पत्र का आयोजन किया गया था। इसके पहले भी उनको जाति प्रमाण पत्र 2012 में निर्गत हुआ था, शेड्यूल कास्ट का निर्गत हुआ था। इस जांच रिपोर्ट में तहसीलदार ने जो बयान लिया है, उस बयान से यह जाहिर है जो भी राजस्व विभाग के कर्मचारी, चाहे वो नायब तहसीलदार हों, लेखपाल हों, कानूनगो हों या अन्य कोई भी हो, इनके जांच में यह निष्कर्ष निकल कर आया कि आवेदक जात के भड़भूजा हैं, जो कि पिछड़े वर्ग में आता है। लेकिन किसी भी अभिलेखीय जांच में, किसी भी अभिलेखीय साक्ष्य में भड़भूजा लिखा नहीं पाया गया, जबकि भड़भूजा जात अलग से है और इसकी जनगणना भी हुई है। क्या भड़भूजा जात की उपजाति गोंड है? नहीं, गोंड व भड़भूजा दोनों अलग अलग जातियां हैं। भारत की जनगणना 1891 वॉल्यूम 18 भाग 3 इंपीरियल जाति टेबल, उसको आप देख सकते हैं। जनगणना 1901 वॉल्यूम 16 भाग 2 इंपीरियल जाति टेबल। भारत की जनगणना 1911 यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एवं अवध वॉल्यूम 15 भाग 2 इंपीरियल टेबल। भारत की जनगणना 1921 यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एवं अवध वॉल्यूम 16 भाग 2 इंपीरियल टेबल। भारत की जनगणना 1931 यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एवं अवध वॉल्यूम भाग 1 रिपोर्ट। भारत की जनगणना 1931 यूनाइटेड प्रोविंस आगरा एवं अवध वॉल्यूम 18 भाग 2 इंपीरियल एंड प्रोविंशियल टेबल। इसके साथ एक शासनादेश का भी जिक्र है। समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग 3 संख्या 6125, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिनांक 3 दिसंबर 1987। आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं 6125 को पढ़ना चाहता हूं। आशा है कि आप ध्यान से इसको सुनेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। शासनादेश संख्या 6125/26-3-87-3 ब्रैकेट में 28/78
प्रेषक CL कुरील, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन। सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी उत्तर प्रदेश, हरिजन एवं समाज कल्याण अनुभाग 3, लखनऊ, दिनांक 3 दिसंबर 1987। विषय गौण जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाना। आपको मालूम है कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां संशोधन आदेश अधिनियम 1976 के अंतर्गत एरिया रिस्ट्रिक्शन समाप्त होने से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में गौण जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया था और अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां संशोधन आदेश 2002 के तहत जनपद के व प्रदेश के 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। तो यह उस समय का है, यानी 87 का। महोदय, उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि गोरखपुर, फैजाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद मंडलों में गौण जाति के पात्र व्यक्तियों को काल्पनिक आधार पर जाति प्रमाण पत्र नहीं जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रम के निवारणार्थ समय समय पर शासन निर्देश संख्या 3332 8 नवंबर 1985, शासनादेश संख्या 2290 4 नवंबर 1986 एवं शासनादेश संख्या 177 27 जनवरी 1987 द्वारा स्थिति स्पष्ट करते हुए शासन द्वारा समस्या के निराकरण हेतु समुचित रूप से निर्देश जारी किए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि गौण जाति के पात्र व्यक्तियों को उक्त शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में जाति प्रमाण पत्र देने में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर भी इस संबंध में समुचित रूप से नियमानुसार कार्यवाही नहीं संभव हो पा रही है। अतः निम्न तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुए पुनः स्थिति स्पष्ट की जाती है। फर्स्ट, गौण जातियों के पारंपरिक व्यवसाय एवं गोंडी भाषा के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कालांतर एवं परिवर्तित परिवेश में अब प्रदेश के पूर्वी जनपदों में निवास करने वाले अधिकांश लोग गोंडी भाषा नहीं बोलते हैं, क्योंकि अन्य प्रदेशों की तरह इनका भी समावेश समाज की मुख्य धारा में हो गया है और इन्होंने भी भाषा की दृष्टि से समाज के अन्य वर्गों के साथ सामंजस्य प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार व्यवसायों में भी परंपरा की दृष्टि से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। सेकंड, इसी प्रकार अस्पृश्यता का उन्मूलन भी भारत के संविधान द्वारा बहुत पहले से किया जा चुका है और सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में भी पर्याप्त परिवर्तन आ चुका है। अतः वर्तमान में अस्पृश्यता को गौण जाति के वर्गीकरण के लिए मुख्य रूप से आधार नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में गौण जाति के पात्र व्यक्तियों को उपरोक्त आधार पर जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पूर्व में दिया गया है, उसे दोबारा नया जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है, जब तक यह न सिद्ध हो जाए कि किसी व्यक्ति विशेष ने कोई जाति प्रमाण पत्र गलत तथ्यों के आधार पर भ्रामक रूप से प्राप्त कर लिया है। पूर्व निर्गत किसी प्रमाण पत्र को अस्वीकार न किया जाए। जहां तक धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौर उपजातियों का प्रश्न है, इन्हें अनुसूचित जाति की सूची में अभी सम्मिलित नहीं किया गया है।
केवल गोंड जाति को ही उक्त सूची में सम्मिलित किया गया है। अतः गोंड जाति के पात्र व्यक्तियों को ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अन्य जातियों को उक्त जाति का प्रमाण पत्र जारी किया जाना विधिक दृष्टि से संगत नहीं है। तो अन्य जातियां किसकी बात को करने लगे? जो उप जातियां धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौड़, इनकी बात कर रहे हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट, चूंकि भड़भूजा, कहार, मल्लाह, कमकर, थारू, धीवर, भुर्जी तथा भुजवा गोंड जाति के अंतर्गत नहीं आते हैं, अतः इन्हें गोंड जाति मानकर अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। अतः बात को पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है कि समय समय पर निर्गत आदेशों के उपरांत भी पात्र व्यक्तियों को अनुमन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। अतः आप इन निर्देशों से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, अधिकारियों को पुनः अवगत कराएं तथा यह भी सुनिश्चित करें कि पात्र व्यक्तियों को शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाएं प्रदान करें तथा किसी पात्र व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असुविधा तथा कठिनाई न हो। भवदीय सीएल कुरील, संयुक्त सचिव। मित्रों, मैंने ये क्यों कहा कि यह बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है। शासनादेश संख्या 6125। इसमें 2-3 तथ्यों को बड़ा सुंदर ढंग से क्लियर कर दिया गया। पहला, पारंपरिक व्यवसाय एवं गोंडी भाषा। जैसा कि इसके पहले उस समय लटकन लग रही थी और अभी भी यथा कदा कोई लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार नौटंकी करता है। ये नौटंकी है पैसा कमाने के लिए, ध्यान रखिए। ये नौटंकी है केवल उनकी, क्योंकि कलम उनके पास है। पारंपरिक व्यवसाय, क्या कोई बता सकता है कि गोंडों का पारंपरिक व्यवसाय क्या है? गोंड जाति के पारंपरिक व्यवसाय को कोई बता सकता है कि उनका पारंपरिक व्यवसाय क्या है? खेती सभी करते हैं, गोंड भी खेती करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। जिनके पास नहीं है खेती, वो खेतिहर मजदूर थे उस समय, कुछ नौकरी में थे, कुछ ईंट भट्टे पे काम करते थे, कुछ लोग गांव में जो काम मिल जाए वो भी कर लेते थे, कुछ लोग पानी भरने का काम करते थे, कुछ लोग डोली उठाने का काम करते थे, कुछ लोग दाना भुनने का काम करते थे। तो ये तो जीविकोपार्जन हो गया ना। और यहां साफ कह रहा है कि इसी प्रकार व्यवसायों में भी परंपरा की दृष्टि से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। इसका मतलब जीविकोपार्जन के लिए आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हो, और स्पेशली गोंड जाति का कोई पारंपरिक व्यवसाय नहीं है। एक बनिया का व्यवसाय हो सकता है कि वो खरीद फरोख्त का कार्य करे, एक महाजन का पारंपरिक व्यवसाय हो सकता है कि वह कहीं से संपत्ति अर्जित कर लोगों को कर्ज देने का भी काम करे। गोंडों का इस तरह का कोई व्यवसाय नहीं है, यह केवल नौटंकी है। तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसी प्रकार व्यवसायों में भी परंपरा की दृष्टि से परिवर्तन आना स्वाभाविक है। और आपने 26 अक्टूबर 2010 के शासनादेश को सुना, इसके पहले के एपिसोड में, आप चाहे तो उसे फिर से सुन सकते हैं। उसमें भी स्पष्ट रखा गया है कि आजीविका का साधन, इसको जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आधार
न बनाया जाए, यानी उधर आजीविका के साधन पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यानी व्यवसाय पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गोंडी भाषा, तो गोंडी भाषा में इन्होंने कहा कि अब ये गोंडी भाषा नहीं बोलते, ये मुख्य धारा में आ गए और आपके साथ जो लोग जो बात कर रहा है उसी भाषा को आप भी बोलते हो। तो अब सवाल यह है कि आपको पता तो चले कि गोंडी भाषा में किस चीज को क्या बोलते हैं। कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बाणी, तो बाणी में तो फर्क आना है, प्रोनाउंसिएशन में फर्क आना है। अब वो हिंदी की खड़ी बोली तो नहीं है, लिहाजा इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि गोंडी भाषा के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि कालांतर एवं परिवर्तित परिवेश में अब प्रदेश के पूर्वी जनपदों में निवास करने वाले अधिकांश लोग गोंडी भाषा नहीं बोलते हैं। फिर क्यों भाषा और व्यवसाय पर जा रहे हो, जबकि यह 1987 में ही आपको स्पष्ट कर दिया गया था। फिर लेटेस्ट 129 दिनांक 3/11/2021 का शासनादेश है, वह भी यही कह रहा है। अस्पृश्यता की बात ये जो आ रहा है उसमें आ रहा है, इनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं होता है, बस छुआछूत शब्द नहीं लिखा गया है, आशय तो वही है। तो वो छिपे रूप से वो छुआछूत वाला भी मैटर उठा रहे हैं, भाषा का भी मैटर उठा रहे हैं, व्यवसाय का मैटर उठा रहे हैं। भड़भुजा का काम करता है, भड़भुजा का काम करता है। अरे मेरे भाई वो सारा काम करता है, वो तो खुद कह रहे हैं, उसके परिवर्जन कह रहे हैं कि हम डोली उठाने का काम करते हैं। तो कह दो कहाँ रहे, क्यों नहीं लिखा कहाँ रहे। वो दाना भुनने का काम करते हैं, लिख बोल दिया भड़भुजा है, तो भड़भुजा क्यों, तुम लिखो भड़भुजा कहाँ गुण है। तो ये जो चीज है ये आपको केवल परेशान करने की दृष्टि से किया जा रहा है। तो मित्रों, जो यह बात थी यह आपके सामने मैं इससे स्पष्ट किया हूं। शासनादेश संख्या 6125। आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे शासनादेशों की बहुत सारी प्रतिलिपियां हैं, हम आपको एक एक करके बारी बारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और आपको निर्णय लेना है कि हमें अपना संघर्ष किस रूप में जारी करना चाहिए। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज, आपको हमने जातिगत जनगणना की बात कर दी। 1891 से लेकर 1931 तक की भड़भुजा की अलग गिनती की गई है, गोंड की अलग गिनती की गई है। दूसरी एक चीज उसमें बार बार आ रहा है कि मूल निवासी यहीं के हैं, जहां वो रह रहे हैं यहीं के मूल निवासी, कहीं से स्थानांतरित होकर नहीं आए हैं। तो ये स्थानांतरित होकर नहीं आए हैं, इसका मतलब कहां से आ गया। डीसी लाखा जी के 283 नंबर जो हमने इसके पहले बताया था, और 26 अक्टूबर 2010 में ये स्पष्ट जनपदों का नाम दिया है और जाति का नाम दिया, ये यहां पाए जाते हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जाति आपके जिले में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, ये आपका लुकआउट नहीं है। एक बार प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में राष्ट्रपति के गजट में आपका जिला सम्मिलित है और वहां लिखा है गौड़ जाति, तो आपको मानना है कि गौड़ जाति यहां पाई जाती है, भले न पाई जाती हो। आपका काम क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है। आपकी अथॉरिटी यह है, जो आवेदक आवेदन कर रहा है कि मैं गौड़ जाति का हूं, आप उसके अभिलेखीय साक्ष्य को देखिए। अभिलेखीय साक्ष्य से आप संतुष्ट नहीं है तो
निर्विवाद गोंड परिवार से पूछताछ कर लीजिए। इससे ज्यादा क्या करेंगे आप? अभिलेखीय साक्ष्य में उसके पास भू अभिलेख हो, फौती हो, स्कूल का टीसी हो, कुटुंब रजिस्टर हो, इतने की तो बात कही है। इनमें जो भी दस्तावेज वो दे आप उसको देखिए। दस्तावेज में गोंड लिखा है, गोंड लिखा है, गोड़ लिखा है, इसमें कुछ भी लिखा है, इन तीनों चारों में आपको अनुस्वार भेद नहीं करना। अनुस्वार भेद मीन्स जो आप बोलते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे गोड़, गोड़, गोंड, और ये बोलचाल की भाषा वहां लिखी है, अंग्रेजी तो लिखी नहीं है। अंग्रेजी के दस्तावेज होते तो उसमें GOND लिखा होता। आखिर 1891 से लेके 1931 तक अंग्रेजी में ही तो जनगणना हुई है, तो उसमें स्पेलिंग क्या लिखा है? GOND। और उस समय बताया गया है कि यूनाइटेड प्रोविंस में जनगणना जो हुई है, यूनाइटेड प्रोविंस, अवध प्रांत, इन जगहों पे आपकी गोंड जाति मिली है। और इस तथ्य का एक शासनादेश भी जारी हुआ है, मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूं, वो जरूरी है। हाँ, ये शासनादेश जारी हुआ है, संख्या है 454 CM, दिनांक 15 सितंबर 1995। प्रेषक राम भजन, अनुभाग सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, अनुसूचित जात जनजाति एवं समाज कल्याण, अनुभाग 3, लखनऊ, दिनांक 15 सितंबर 1995। ये याद रखिए, शासनादेश संख्या 454 CM/3-3-95-3 ब्रैकेट में 28/78। महोदय, उपर्युक्त विषयक डॉक्टर पुरमासी देहाती, विषय क्या है? गोंड, GOND, जात के व्यक्तियों को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में। महोदय, उपर्युक्त विषयक डॉक्टर पुरमासी देहाती विधायक तथा अन्य विधायक गण द्वारा गोंड जाति से संबंधित प्रस्तुत जनगणना की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया इस जाति गोंड के व्यक्तियों को अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें। संलग्नक उपरोक्त क्या है? संलग्नक भौदी राम भजन, अनुभाग सचिव। संलग्नक क्या है? जनगणना के अनुसार गोंड जाति की जनपदवार जनसंख्या। जनसंख्या क्या है? जनपद का नाम पहला है, क्रम संख्या, फिर जनपद का नाम, फिर वर्ष संख्या दिया है। जनपद का नाम जालौन, झांसी। एक बार मैं जनपद का नाम पढ़ता हूं। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, उत्तरकाशी, चमोली, टेहरी, गढ़वाल, देहरादून, गढ़वाल, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद। उस समय 56 जिले थे। इसमें क्या है? सबसे पुराना देखिए तो 1891 में गोंड, जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर इसमें पाए गए हैं और इलाहाबाद में पाए गए हैं। ठीक है, अब 1911 में आइए। जालौन, झांसी, बांदा, बस्ती, गोरखपुर,
आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और इलाहाबाद में पाए गए हैं। 1931 में इलाहाबाद, कानपुर, इटावा, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती और प्रतापगढ़, बांदा, हमीरपुर, झांसी और जालौन यहां गुण पाए गए हैं। ये तो हमने कहा, आपको बताया 1891, 1911, 1931। बाकी में जब 1976 की जनगणना हुई, 1976 का हो गया, उसके पहले आपका 1961, 1931, 1981 है ना, ये जनगणनाएं दी गई है। तो कहने का मतलब क्या है हमारा? कहने का मतलब यह है कि पूर्वांचल में, और खासकर अगर हम जहां सघन आबादी है, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, झांसी, बांदा, इस थोड़ी आबादी यहां है, सघन आबादी है और यहां गुण पाए जा रहे हैं। छिटपुट तो बहुत सारी जगह है, इसीलिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश में के लिए एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया गया था। तो मित्रों, इस शासनादेश के तहत भी कहा गया कि इनको जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। अब सवाल है कि माइग्रेशन का सवाल कहां से आ गया? जब इनकी उपस्थिति, इनकी मौजूदगी गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर, झांसी, जालौन में 1891 से है, कम हो या ज्यादा हो, तो इनके माइग्रेशन का क्या सवाल हो गया? कहां से माइग्रेशन की बात आ रही है? मिर्जापुर से ही सोनभद्र बना है, मिर्जापुर के दक्षिणी कैमूर रेंज की बात हो रही है। और झांसी यानी बुंदेलखंड डिवीजन, झांसी डिवीजन, बुंदेलखंड पार्ट, तो क्या है? ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, वहां से मिल तो रहे हैं, तो हर जगह तो है। तो मित्रों, यहां पे ये शासनादेश का जिक्र मैंने इसलिए किया है, 454 CM / 26-3-95-3 ब्रैकेट में 28/78 कि ये बताता है कि हमारी मौजूदगी शुरू से है। और आप देखो, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर से 4-5 से ज्यादा जिले जो हैं रिकंस्ट्रक्ट हुए हैं, जिसमें देवरिया भी है, मऊ भी है, भदोही भी है, चंदौली भी है, सोनभद्र भी है। इन्हीं से तो रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। तो मित्रों, आपकी उपस्थिति शुरू से है, आपको अपना संघर्ष बेहतर तरीके से करना है और संगठित होकर करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय भारत, जय संविधान।